आज की इस थर्ड मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से जीके जीएस का मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको एक तरीक़ा से सफलता नहीं मिल रही है तो आप दूसरे तरीक़े को आजमा के सफल बनने का प्रयास करें। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी में है अनुपम खेर और ऑप्शन सी में है डेविड धवन और ऑप्शन डी में है जावेद अख्तर। तो इसका आंसर होगा, आप कमेंट में दीजिएगा। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा डेविड धवन। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 ये जो हुआ था, ये हम लोग का हुआ था कहाँ पे? ये हम लोग का इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो इसमें गुजरात में इसका आयोजन हुआ था और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है किसको? डेविड धवन को। ठीक है, और इस फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है 12th फेल को, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसका खिताब मिला है आपके ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, एनिमल के हीरो रणवीर कपूर को, और इसमें महिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो डेजर्ट साइक्लोन ये जो अभ्यास है ये किसके किसके बीच? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच ये अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये अभ्यास जो है ये राजस्थान में होगा, मतलब हो गया है अभी। ये अभ्यास हुआ है राजस्थान में, और राजस्थान के कहाँ पे हुआ है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। वहाँ एक ग्राउंड है जिसका नाम है महाजन ग्राउंड। ठीक है, महाजन, राजस्थान के बीकानेर के महाजन में हुआ है। ठीक है, और ये डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है ये होता है भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत का जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब कौन कौन सा सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए में है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी में है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सदस्य, और ऑप्शन सी में है संसद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेता है। और जो राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो उसमें जो विधानसभा होता है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद का निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भारतीय संविधान का दूसरा सबसे बड़ा पद है। पहला सबसे बड़ा पद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पहला पद होता है राष्ट्रपति का, और सेकंड पद होता है उपराष्ट्रपति का। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है। तो इसका ऑप्शन ए में है गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, ऑप्शन बी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुदुचेरी, और ऑप्शन सी में है तेलंगाना, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन 4 में है पुदुचेरी, दिल्ली और अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है।
तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में कि कौन सा बंदरगाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आप लोग जानते हैं ये कोच्चि, ये कहाँ पे है, केरल में। ये कहाँ पे है, केरल में, ठीक है। और इसके बाद आता है मुर्मुगांव, ये कहाँ पे है, गोवा में। ये कहाँ पे है, गोवा में। कांडला बंदरगाह कहाँ है, कांडला है गुजरात में। कांडला है गुजरात में, ठीक है। और ये मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या किसको लेंगे, गुजरात। गुजरात क्योंकि सबसे उत्तर में है इनमें से, तो सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह। उसके बाद होगा क्या, मुंबई वाला हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हो जाएगा मुर्मुगांव बंदरगाह जो गोवा में है, बी। और लास्ट में हो जाएगा कोच्चि, केरल वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें टोटल कितने तत्व हैं। आपको पता होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को परमाणु का किसके अनुसार रखा गया है, परमाणु का किसके अनुसार रखा गया है, द्रव्यमान के अनुसार कि परमाणु संख्या के अनुसार। तो आप लोग को पता होगा कि अभी वर्तमान का आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है वो परमाणु क्रम के अनुसार रखा गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 118 तत्व हैं अभी के आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। जो हम लोग आवर्त सारणी है इसमें समूह में एक समूह के सभी तत्वों का क्या रासायनिक गुण समान होता है, इसके अनुसार भी रखा गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माय भारत प्लेटफॉर्म। ये जो माय भारत प्लेटफॉर्म है ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ था, ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये हम लोग का ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हम लोग का महाराष्ट्र, मुंबई के महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किए थे कौन, हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसमें एक पोर्टल लॉन्च हुआ, क्या है, डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ क्या, माय भारत, जिसके माध्यम से क्या होगा कि स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया गया। यानी जो स्वयं सेवक वहाँ पे भाग ले रहे थे उसका पंजीकरण किया गया कि कौन पोर्टल पे, माय भारत पोर्टल पे, ठीक है। और ये युवा महोत्सव गतिविधि जो है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, महाराष्ट्र, मुंबई में। और इसका उद्घाटन कौन किया था, हम लोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधन समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। जो सत्यशोधन समाज था इसको 24 सितंबर 1873 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है विनोबा भावे, ऑप्शन बी में है घोड़ो केशव सर्वे, और ऑप्शन सी में है ज्योतिराव फुल्ले यानी ज्योतिबा फुले जिनको बोला जाता है, और ऑप्शन डी में है पुरुषोत्तम काकोडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुल्ले। जो ज्योतिबा फुल्ले हैं ये सत्यशोधन समाज का स्थापना किए थे, और इसको याद रखिएगा आप लोग। और जो ये है विनोबा भावे, ये जो विनोबा भावे हैं ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किए थे क्या, भूदान आंदोलन। ये क्या स्टार्ट किए थे, भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे जी, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि घोड़ो केशव सर्वे। ये घोड़ो केशव सर्वे क्या थे, ये जो थे ये 1916 में ये क्या किए थे, 1916 में ये किए थे। 1916 में जो पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किए थे 1916 में, कौन, घोड़ो केशव सर्वे। और ये तो जान गए ज्योतिबा फुले क्या सत्यशोधन समाज का स्थापना किया था कब, 1873 में किए थे, ठीक है। और जो ये है पुरुषोत्तम काकोडकर है, जो ये पुरुषोत्तम काकोडकर हैं ये क्या है, ये गोवा के हैं और ये राजनीतिज्ञ भी हैं, ठीक है, और समाज सेवी भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसके वेतन भत्ते और कैबिनेट जितने मंत्री हैं उसके भी वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो हम लोग के प्रधानमंत्री है इसके जो वेतन भत्ते हैं वो हम लोग के जो संसद है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद में हम लोग क्या आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा से
बहुमत के साथ ये पास होता है कि कितना वेतन देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी हम लोग के जितने भी मंत्री हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितना वेतन देना चाहिए, ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। यानी हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के 5 पीढ़ी होते हैं, 1 2 3 4 5। तो किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया था किसका, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। दूसरा में यूज किया गया था किसका, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था किसमें, दूसरा में। तीसरा में यूज किया था किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर में। ठीक है, और चौथा पीढ़ी कंप्यूटर में यूज किया गया था किसका, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था किसमें, चौथा पीढ़ी में। और जो 5वां पीढ़ी है उसमें यूज किया गया है किसका, ULSI का यूज किया गया है। ठीक है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था किसमें, दूसरा पीढ़ी में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। जो 2024 का गणतंत्र दिवस हुआ भारत में, इसके जो मुख्य अतिथि थे ये कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कमेंट में दीजिएगा। जो अभी 2025 का गणतंत्र दिवस है, 2025 के गणतंत्र दिवस में अतिथि थे इंडोनेशिया के प्रोवोक सुबियांतो। ठीक है, प्रोवोक सुबियांतो। ठीक है, सुबियांतो, जो 2025 में गणतंत्र दिवस हुआ भारत में, तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रोवोक सुबियांतो। ये कहाँ के थे, ये इंडोनेशिया के थे। ठीक है, और 2024 वाला थे वो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। 2024 में मुख्य अतिथि थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, और 2025 में थे कौन, प्रोवोक सुबियांतो। ठीक है, जो इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। जो ये नाबार्ड है इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। तो सबसे पहले आप जानेंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो नाबार्ड है ये हम लोग के एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ काम करती है और रूरल को डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो इसके पास सबसे पहले पूंजी था इनके पास कितना, 100 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एनीमोमीटर क्या मापती है। जो एनीमोमीटर है ये क्या मापता है, एनीमोमीटर क्या मापता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि हवा की नमी को जो मापता है उसको क्या बोलते हैं, हाईग्रोमीटर। क्या बोलते हैं, हाईग्रोमीटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाईग्रोमीटर। ठीक है, हाईग्रोमीटर। ठीक है, जो हवा की नमी को मापता है उसको क्या बोलते हैं, हाईग्रोमीटर। जो हवा की गति को मापता है उसको बोलते हैं क्या, एनीमोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और समुद्र की गहराई को कौन मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है क्या, सोनार। समुद्र की गहराई को कौन नापता है, सोनार। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला है कि समुद्र जल की ऊंचाई से, समुद्र तल से ऊंचाई, तो कौन मापता है इसको, अल्टीट्यूड यानी अल्टीमीटर मापता है इसको। ठीक है, अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर मापता है किसको, समुद्र तल से ऊंचाई को कौन मापता है, अल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन ए में क्या है, लुम्बिनी। तो इसके बारे में जानते हैं, लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे है, यह है नेपाल में। कुशीनगर कहाँ पे है, कुशीनगर में क्या हम लोग के भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में। ठीक है, मृत्यु हुई थी कहाँ पे, कुशीनगर में। कब हुई थी, 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में
भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में, ठीक है। और सारनाथ, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, तो और पहला उपदेश जहाँ पे दिए थे वही क्या था? धर्म चक्र, उसी को माना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक वही जगह को माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ, ठीक है। ये जो भगवान बुद्ध थे ये घर कब छोड़े थे? घर त्याग किए थे कब? 29 साल की उम्र में, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? 35 साल की उम्र में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन ए में है VVS लक्ष्मण। जो VVS लक्ष्मण है ये क्या लिखे हैं? 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड कौन लिखा है? VVS लक्ष्मण। युवराज सिंह क्या लिखे हैं? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये कौन लिखे हैं? युवराज सिंह, ठीक है। कपिल देव लिखे हैं स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं कपिल देव। जो कपिल देव है यही हैं उस टाइम के कैप्टन जब 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या है? इनका जो ये सचिन तेंदुलकर जो हैं ये क्या लिखे हैं? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर लिखे हैं क्या? प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव लिखे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और युवराज सिंह लिखे हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन लिखे हैं? युवराज सिंह, ठीक है। और जो VVS लक्ष्मण है 281 एंड बियॉन्ड लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? जो गिद्दा और भांगड़ा है ये किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? ऑप्शन ए में है पंजाब, तो ये पंजाब के लोक नृत्य है क्या? गिद्दा और भांगड़ा। ऑप्शन बी में है गुजरात गुजरात के लोक नृत्य आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। झारखंड के लोक नृत्य क्या है? छऊ, कर्मा, ये कहाँ के हैं? झारखंड के लोक नृत्य। बिहार के लोक नृत्य क्या है? बिहार के लोक नृत्य है झूमर। बिहार के लोक नृत्य क्या है? झूमर है, ठीक है। और विदेशिया, झूमर और विदेशिया कहाँ के लोक नृत्य है? बिहार के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या था? 2024 में जब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया तो उसका विषय क्या था? आपको पता होगा कि जो आर्द्रभूमि दिवस यानी रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में। कहाँ पे हुआ था? ईरान में, ठीक है। ईरान में कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। डेट है क्या? 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस। तो 2024 में जब आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया तो इसका जो विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 2024 में जो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसका जो विषय था वो था क्या? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ईरान में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है रोपड़ और ऑप्शन डी में है बनमाली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में क्या है? डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण मिला है कहाँ से? लोथल से क्या मिला है? और बंदरगाह मिले हैं। लोथल से क्या मिले हैं? बंदरगाह मिले हैं। और लोथल से ही व्यापार किया जाता है। यहाँ पे मेसोपोटामिया के सिक्के भी मिले हैं, ठीक है। और हाथी दांत भी मिला है लोथल से। नेक्स्ट है कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये जो कालीबंगा है ये है कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ये रोपड़ कहाँ पे है? वर्तमान पंजाब में। ये जो बनवाली है ये बनवाली कहाँ पे? ये हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में है क्या? बनवाली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी का आंकड़ों का प्रचार करता है? जो NSO द्वारा जो एकत्रित किया जाता है गरीबी का आंकड़ा, इसको कौन प्रचार करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए में है आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी में है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी में है आर्थिक सलाहकार परिषद और ऑप्शन डी में है नीति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग इसका ये आंकड़ों को देता है, ठीक है, इस आंकड़ों को दिखाता है, ठीक है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को किसका स्थापना हुआ था, नीति आयोग। नीति आयोग किसके जगह पे बना था, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया था, उसी के जगह पे काम करने लगा कौन, नीति आयोग। नेक्स्ट है कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है क्या, तारककाय और ऑप्शन बी में है केंद्रक, ऑप्शन सी में है कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी में है गोल्गी बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक। जो ये कोशिका द्रव्य है, ये जो कोशिका द्रव्य है ये कोशिका में लिक्विड रहता है, जिसमें गोल्गिकाय हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब तैरते रहते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य होता है। और गोल्गिकाय क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्गिकाय। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीता। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये कौन सा विश्वविद्यालय जीता, ठीक है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये कौन सा विश्वविद्यालय जीता। तो ये ट्रॉफी कब दिया जाता है, ये आंतरिक विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होते हैं। कौन अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होते हैं, इसमें जो शीर्ष पे रहता है उसको ये ट्रॉफी दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इस बार ये ट्रॉफी मिला किसको, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, जो अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, इसको ट्रॉफी मिला 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं। एक क्या है वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या है असम, वेस्ट बंगाल असम, तीसरा क्या है त्रिपुरा, और क्या है मेघालय, और क्या है त्रिपुरा मेघालय, और कौन सा मिजोरम, और क्या है मिजोरम, ठीक है। कितना हुआ 5। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 5, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। और एक क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, और क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। टोटल 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा नामक 40 ईसाइयों के समूह का गठन किसने किया था। जो तुर्कान ए चिहलगानी है, इस जो चालीसा नामक क्या है, तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा नामक 40 ईसाइयों के समूह का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी में है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी में है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और ऑप्शन डी में है रजिया सुल्तान। ये जो रजिया सुल्तान थी ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, मुस्लिम शासिका यानी स्त्री शासिका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तुर्कान ए चिहलगानी कौन लाया था, इल्तुतमिश जो लाए थे, ठीक है। इनका शासनकाल था कब से, 1211 से 1236 तक था इनका शासनकाल। जो इल्तुतमिश थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, गुलाम थे, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। जो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब रखी थी, तो उसको जो कुतुब मीनार को की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा किया था कौन, इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये इल्तुतमिश चलाया था क्या, इक्ता प्रथा चलाया था, ठीक है। इक्ता प्रथा भी कौन चलाया था, इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा कौन चलाया था, इल्तुतमिश, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो इल्तुतमिश के बारे में और जान लीजिए, इल्तुतमिश जो है वो चांदी का सिक्का चलाया था, जिसको क्या बोलते हैं, टंका। जो चांदी का सिक्का चलाया था उसको क्या बोलते हैं, टंका, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछता है। जो चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था उसको बोलते हैं टंका, और ये जो तांबा का सिक्का चलाया था उसको क्या बोलते हैं, जीतल बोलते हैं। जो तांबा का सिक्का चलाया था उसको क्या बोलते हैं, जीतल, और चांदी का सिक्का चलाया था उसको टंका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितनी प्रकारों में विभाजित किया गया था। जो अकबर का जब शासनकाल था, मुगल का काल चल रहा था, तब अकबर का जब शासनकाल था उसमें भूमि को कितना प्रकारों में विभाजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 भागों में विभाजित किया गया था। वो 4 भाग क्या थे भूमि को विभाजित करने, पोलज था, क्या था, एक पोलज था,
दूसरा क्या था? दूसरा था प्रतिभूमि। दूसरा क्या था? प्रतिभूमि। पहला भूमि क्या था? पोलज। दूसरा प्रति। तीसरा क्या था? तीसरा था चाचर। तीसरा क्या था? चाचर। पोलज, प्रति, चाचर और क्या था? बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले सबसे पहले वंश दिया गया है, उसके बाद उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे है चंदेल वंश। जो चंदेल वंश था इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी, इस चंदेल वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? खजुराहो में। ये कहाँ पे थी? खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में है परमार वंश। तो परमार वंश की राजधानी कहाँ पे थी? धारा में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा में क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका राजधानी क्या थी? उज्जैन में। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? उज्जैन में। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? तोमर वंश। जो तोमर वंश है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी थी हम लोग का, जो तोमर वंश है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? ग्वालियर। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? ग्वालियर। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? ग्वालियर में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, परमार वंश की राजधानी धारा और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन और तोमर वंश की राजधानी कहाँ पे? ग्वालियर में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? तो पूंजीगत वस्तु उद्योग किसको बोलते हैं? वो उद्योग जो कोई मशीन का निर्माण करता है। ठीक है, और वो जो मशीन है वो किसी और चीज़ का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला जो उद्योग होगा जो मशीन का निर्माण करेगा उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु उद्योग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संयंत्रों एवं मशीनरी का निर्माण, यानी जो उद्योग मशीनों का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तु उद्योग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। तो मान लीजिए अवतल दर्पण है तो वहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि उसका आकार समान आकृति का और समान दूरी पे बनता है। ठीक है, तो ये कोई अवतल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस है। ये क्या है? ये मान लेते हैं एक फोकस है और ये कहाँ पे है? ये वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, तो सी पे अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सी के जस्ट नीचे ही बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, कि ये ऐसा जाता है और ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा जाता है और ऐसा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कि तेलंगाना राज्य के पालकोट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? जो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है इसका निर्माण कौन किया था? किसके शासनकाल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। जो काकतीय वंश थे उसके द्वारा किया गया था जी। ये इसका निर्माण कब किया था? 1213 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। किसका? रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है। ठीक है, और इसको बनाया था कौन? जो गणपति देव थे उसके सेनापति ने बनाया था। ठीक है, जो काकतीय वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट में दीजिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है इसका खुशवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय और तीसरा है अरविंद अडीग और चौथा ऑप्शन है किरण देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय। जो अरुंधति रॉय है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है यही लिखी हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्तो भाषा है वो भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? ये जो पश्तो भाषा है ये कहाँ की भाषा है? ये ईरान की भाषा है। कहाँ की भाषा है? ईरान की भाषा है। और ये जो भाषा है ये भारत के पड़ोसी देश कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है कहाँ पे? आपके अफगानिस्तान में बोली जाती है और पाकिस्तान में बोली जाती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
जो पश्तो भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में और ईरान में भी, ठीक है। और श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? श्रीलंका में भाषा बोली जाती है सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेपाल में बोली जाती है नेपाली भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाल में बोली जाती है नेपाली भाषा, ठीक है। और नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? भूटान बोली जाती है जोंगखा भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? जोंगखा भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? भूटान में। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जोंगखा भाषा, ठीक है। और मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो मालदीव है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मालदीव में बोली जाती है क्या? वेही भाषा बोली जाती है। क्या? वेही भाषा कहाँ पे बोली जाती है? मालदीव में। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो म्यांमार है यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मी भाषा, यानी बर्मा वाली भाषा बोली जाती है। चीन में चीनी भाषा ही बोली जाती है, ठीक है। मंदारिन चीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। जो ये अल्लाह रखा थे ये कौन घराने से थे, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली घराना, ऑप्शन बी में है फर्रुखाबाद घराना, ऑप्शन सी में है पंजाब घराना और ऑप्शन डी में है लखनऊ घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पंजाब घराना। जो अल्लाह रखा कहाँ थे? ये कौन घराने से? पंजाब घराने से थे, ठीक है। ये कौन से थे? तबला वादक थे। और तबला वादक नाम का पता है आपको? और गुदई महाराज जो हैं वो भी तबला वादक है। किशन महाराज हैं वो भी क्या बोलते हैं? तबला वादक हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो किशन महाराज हैं वो भी तबला वादक हैं। जो जाकिर हुसैन हैं वो भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है स्थानीय प्रजातियां, ऑप्शन बी में है विकासवादी प्रजातियां, ऑप्शन सी में है लुप्तप्राय प्रजातियां और ऑप्शन डी में है विलुप्त प्रजातियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रजातियां। कोई स्थानीय प्रजातियां वो होती हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। और ये देखिए इसका जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं ये लुप्त होने के कगार में है, लेकिन अभी लुप्त नहीं हुई है, कुछ कुछ संख्या में है। तो उसको क्या बोलते हैं? लुप्तप्राय प्रजातियां। और विलुप्त प्रजातियां वो प्रजातियां होती है जो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? जब पहली बार एशियाई खेल हुआ था तो उसमें कितना देश भाग लिए थे? जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था इसका होस्ट कौन था? भारत। भारत के कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। भारत का कहाँ पे हुआ था? दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। दिल्ली के कहाँ पे हुआ था? नेशनल स्टेडियम में पहला एशियाई खेल हुआ था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जो पहला एशियाई खेल हुआ था ये कब हुआ था? 4 मार्च। ये कब हुआ था? 4 मार्च 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली। और दिल्ली के कहाँ पे? नेशनल मैदान में हुआ था, दिल्ली में। जो एशियाई खेल होता है ये हर 4 साल बाद होता है। हर कितना साल बाद होता है? 4 साल बाद। और सबसे पहला एशियाई खेल में जो भाग लिए थे वो कितना थे? 11 देश भाग लिए थे सबसे पहला एशियाई खेल में। और भारत इसमें टोटल 51 पदक लाया था, जिसमें स्वर्ण पदक कितना थे? 15। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? जो वृद्धि हार्मोन है ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन ए में है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी में है अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि है इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, किसको? पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के बीच में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? पीनियल ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। और ये जो पीनियल ग्रंथि है वो किसका स्राव करता है? मेलाटोन का स्राव करता है। और ये मेलाटोन किस में यूज होता है? ये हम लोग के निंद्रा टाइम में यूज होता है। किस टाइम हम लोग को सोना है, किस टाइम उठना है, उसके लिए, उसका नियंत्रण के लिए ये मेलाटोन का यूज होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और हाइपोथैलेमस तो पता है ये हमारे दूसरे हार्मोनों को नियंत्रित करता है कि कौन सा हार्मोन कब निकलना चाहिए, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये किसका? एड्रिनल हार्मोन का स्राव करता है। एड्रिनल हार्मोन का स्राव करता है कौन? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन का स्राव करता है कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया?
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है इस बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है उषा उत्थुपा, ऑप्शन बी में है सतनाम सिंह संधू, और ऑप्शन 3 में है अमिताभ कांत, और ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतनाम सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC और MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया, यानी कब पेश किया था? ठीक है, ये नियामक ढांचा कब से पेश किया था NBFC और MFI के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 हो जाएगा, 2 दिसंबर 2011 को पेश किया गया था। नेक्स्ट आता है कि MS वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है? जो MS वर्ड है इसमें टूल फॉर्मेटिंग में सबसे छोटा उपलब्ध फॉन्ट साइज क्या है और सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे छोटा क्या होता है 8 और सबसे बड़ा होता है 72। ठीक है, सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है 8 और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है 72। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थी जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्या? करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ग्वालियर टैंक में जो भाषण दी थी वो क्या थी? अरुणा आसिफ अली जी थी। जो अरुणा आसिफ अली है ये वहाँ पे भाषण दी थी। जो अरुणा आसिफ अली जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक में वो भाषण दी थी। ठीक है, और ध्वज फहराई थी वहाँ पे। ठीक है, और ये जो अरुणा आसिफ अली है इनको भारतीय स्वतंत्रता का ग्रैंड लेडी भी कहा जाता है। किसको? ये अरुणा आसिफ अली को। और इनका जन्म हुआ था कब? 1909 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था, 16 जुलाई 1909 में। ठीक है, 16 जुलाई 1909 में इनका जन्म हुआ था, अरुणा आसिफ अली जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अस्थायी योजना बन गई? तो 5वीं, 6ठी, 7वीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो वो अस्थायी योजना बन गई थी। ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। इसका क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का निर्धनता उन्मूलन, और 6ठे का उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट ख़त्म हुआ। आप लोग बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक